Morning students, as you know that in previous two lectures we have discussed about Russian society and industrial change. In previous lecture I had talked about Russian society and industrialists, those who were property owner, those who had wealth, those who were good in society. Today I would like to show you a picture. You can see in this photograph some of the men and women are gathered in a place. This is the picture of mid 19th century, the London poor in the mid 19th century as seen by a contemporary. ये एक पिक्चर है 1861 का जिसमें दिखाया गया कि लेबर का कंडीशन कैसा था. यू कैन विजुअलाइज फ्रॉम योर ओन. You can see that this was the condition of laborers. They were compelled to live in a common hall, and this was the condition. There was lack of sanitation, as I have already told you that. So let's move ahead. You know that almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves often property owners. रसिया में क्या था कि जो रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे, उनके पास प्रॉपर्टी था. वो सबसे ज़्यादा वेल्थ कमा चुके थे. कैसे? इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू, उन्होंने ट्रेड के थ्रू काफ़ी सारा पैसा कमाया था. और जो वहाँ का वर्कफोर्स था, जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ था, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जो आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा है. इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी दैट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीपल, वर्कर्स, लेबर्स एट दैट टाइम. सो the workforce in the economy was healthy and citizens were educated, opposed to the privileges to the old aristocracy. यहाँ पर एक टर्म है ओल्ड एरिस्टोक्रेसी. ओल्ड एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो पुरानी शासन व्यवस्था थी, जो राजतंत्र था, उसका विरोध करना शुरू कर दिया वहाँ पर लोगों ने. क्योंकि जो बाई बर्थ जो प्रिविलेजेज है, जो उनके पास ज़्यादा वेल्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. जो इंडिविजुअल एफर्ट है, जो लेबर है, जो इंटरप्राइज है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को मिलना चाहिए. पुअर का स्थिति अच्छा होना चाहिए. कैपिटलिस्ट जो हैं वो सोसाइटी के अंदर जो डोमिनेटिंग क्लास है, उसकी जो डोमिनेशन है, उस पॉलिसी को रोक लगाना चाहिए. ये सब चीज़ कब होगी? जब एक पार्लियामेंट होगा, जब एक सेटअप होगा, एक गवर्नमेंट होगा, जब राइट टू इंडिविजुअल को इंश्योर किया जाएगा. तो रशियन रेवोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर फोकस करता है. फिर आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, पुअर पीपल कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेन. जो बिजनेस क्लास है, जो बिजनेस को, जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वो उसको चलाएं, लेकिन जो लेबर्स, वर्कर्स जो हैं, जो पुअर्स हैं, उनकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए. दिस वॉज द मेन मोटो ऑफ द रेवोल्यूशन. वर्किंग मेन एंड वीमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी. जो गरीब लोग थे, महिलाएं या पुरुष, वो सभी लोग क्या करने लगे? रैली करने लगे, विरोध करने लगे. ये कॉमन सा एक वहाँ पर ट्रेंड शुरू हो चुका था. सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट. आपको मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि रसिया में उस समय में रोमानोव डायनेस्टी का रूल था. देयर वॉज रूल ऑफ रोमानोव डायनेस्टी एंड जार निकोलस वॉज द रूलर. Some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. 1815 में कंजर्वेटिव के एफर्ट के वजह से रसिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में डायनेस्टिक रूल को फिर से रीस्टोर कर दिया गया था. क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद सोसाइटी में एक विरोध शुरू हो चुका था. सोशलिज्म और लिबर्टी और इक्वलिटी के आइडियोलॉजी पर फोकस आ चुका था. बट 1815 में वियना कांग्रेस एक ट्रीटी है, जो इसके बारे में आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे. वियना कांग्रेस के थ्रू यूरोप में फिर से रीएस्टैब्लिश किया गया किस चीज़ों को? जो डायनेस्टिक सक्सेशंस थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उनके रूल को फिर से वापस रीस्टोर किया गया. ऐसा फ्रांस में भी हुआ था. तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया में जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो लोग चेंज चाह रहे थे, उन्होंने मोनार्की को हटाने की बात की. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की. उन्होंने बात की कि एक नेशन होना चाहिए. वन कंट्री वन नेशन की जो थ्योरी है, एक देश एक राष्ट्र का सिद्धांत है, वो सिटीजन ने उसका डिमांड
शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि इस चैप्टर में कि जो वर्किंग कंडीशन जो ख़राब था वहाँ के लोगों का, फिर उसके बाद वहाँ की स्थिति को इम्प्रूवमेंट के लिए लोगों ने वन कंट्री वन नेशन के सिद्धांत पर बात करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर यू वुड सी दैट equal rights after 1815, Joseph Mazzini, you know the person Joseph Mazzini, he was the founder of Young Italy। यंग इटली एक सोसाइटी, वहाँ पर एक उन्होंने दल बनाया था इटली के अंदर। इटली के लोगों को मोटिवेट किया उन्होंने, इटली के लोगों को बताया कि किस तरह से महत्वपूर्ण है एक राष्ट्र का जो सिद्धांत होता है, एक नेशनलिज्म का जो स्पिरिट है, इन्होंने लोगों में भरा और लोगों में ये जागरूकता अवेयरनेस लाने का कार्य किया इन्होंने। तो जोसेफ मैजिनी जो है वो इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने यंग इटली की स्थापना की थी, और काफ़ी सारे राइटिंग्स इसके बारे में हैं जिसके बारे में आप लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद कैसे आया और यूरोप में समाजवाद की जो सोच थी उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। One of the most far-reaching visions of how society should be structured was socialism by the mid-19th century in Europe। यूरोप में 1850 के बाद एक ट्रेंड शुरू हो चुका था किस प्रकार से सोशलिज्म को अडॉप्ट किया जाए, लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों पर खासा जोर दिया जाने लगा था। पीपल को अट्रैक्ट किया जाता था, उनका अटेंशन कि कैसे वो फिर से मोटिवेट हो, कैसे वो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिद्धांत है, एक राष्ट्र का एक संविधान होना चाहिए, एक प्रकार की वो इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा है कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म क्या है, सोशलिस्ट क्या है, उसमें बता रहा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो किसी व्यक्ति की खास संपत्ति है, सोसाइटी में कोई लोग काफ़ी गरीब है, एक खास तबका गरीबी में जी रहा है और एक खास वर्ग काफ़ी अमीर हो चुका है, इसका विरोध था वहाँ पर सोशलिस्ट के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स। सभी सामाजिक बुराइयों का यही जड़ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है कुछ ही लोगों के हैंड्स में। इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल। सोशलिज्म का क्या कहना है, सोशलिस्ट का क्या आइडियोलॉजी है? सोशलिस्ट का ये कहना है कि प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर शुड बी इक्वालिटी, देयर शुड बी इकोनॉमिकल इक्वालिटी, देयर शुड बी चेंज। Individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those। सोसाइटी का इससे कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है, कोई खास वर्ग इससे प्रॉपर्टी जो ऑनर है, जो वेल्थ जिसके पास ज़्यादा है, जो कैपिटलिस्ट है सोसाइटी के अंदर लोग, वो ज़्यादा बेनिफिटेड है। लेकिन सोसाइटी में जो इक्वालिटी होना चाहिए, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, वो तो नहीं है। तो इस चीज़ का खासा विरोध शुरू हो चुका था, क्योंकि रसिया हो या यूरोप का और भी जो भी कंट्री है, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, सभी जगहों पर कहीं ना कहीं चेंज की जो भनक थी, जो चेंज की जो लहर थी, वो शुरू हो चुकी थी। पब्लिक अटेंशन भी था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल्स। सोसाइटी में तो सबका साथ होना चाहिए, सबका सहयोग से समाज का निर्माण होना चाहिए, समाज में सबका वेलफेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ पर था नहीं जिस समय का मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं 1850 के बाद की बात कर रहा हूँ। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिज्म जो है, सोशलिस्ट का जो आइडियोलॉजी है, वो क्या कहता है कि देयर शुड बी कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, किसी पर्टिकुलर क्लास का इंटरेस्ट नहीं, बल्कि एज अ होल, एज अ ग्रुप, एज ए कलेक्टिव एफर्ट की बात की जाए। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। जो भी समाजवादी थे उस समय में, उन्होंने इसके लिए ड्राइव शुरू किया, कैंपेनिंग शुरू किया, और उन्होंने इसकी एडवोकेसी की, और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि नो, सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ capital, wealth, property, those who are industrialists, those who are capitalists, it should not be there। रशियन रेवोल्यूशन का जो सबसे मेन रूट कॉज है वो यही है कि वहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा गैप था, डिफरेंस था, क्लास का डिफरेंस। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे राइटर्स ने इसको टोटलिटेरियन का है, जो
गरीब मजदूर है, जो निम्न वर्ग है, उसको उन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं टोटलिटेरियन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सोशलिज्म का जो थ्योरी था, जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडियोलॉजी था, उसमें इस तरह का चीज आता है। फिर आगे आप देखेंगे कि हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, बिना प्रॉपर्टी के, बिना किसी मनी के, वेल्थ के कैसे सोसाइटी चलेगा, ये तो सवाल है। तो आगे इसमें कुछ लोगों का जो उस समय इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका ये सोचना था कि हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी। Socialists had different visions of the future. Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. अमेरिका में है एक जगह, वहाँ की बात की जा रही। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. मतलब ये कहा गया कि समाज में जब सबको लेके चलने की बात है, जब सामूहिकता की बात होगी, तो गवर्नमेंट को एफर्ट लेना पड़ेगा। एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए जो इस प्रकार का सेटअप करे, इस तरह का सोसाइटी में स्ट्रक्चर क्रिएट करे जिसमें सबका वेलफेयर हो सके। इन फ्रांस फॉर इंस्टांस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज। पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करने की बात की जा रही थी वहां पर। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by member. यहाँ पर आप काफी क्लियर इसमें लिखा है, आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव एसोसिएशन में क्या है कि पीपल हु प्रोड्यूस्ड, जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रॉफिट को टुगेदर एंड डिवाइडेड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। कोई भी मुनाफे को सामूहिक रूप से बांटे और सबों के बीच में बांटे जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसका ओनर है उसको ज़्यादा रुपया मिलना चाहिए, जो उसका वर्कर है या जो उसके यहाँ मजदूरी कर रहा है उसकी मजदूरी कम होनी चाहिए, उसका उस तरह से उसका पैसा नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, एक आदमी रिच हो जाएगा और एक आदमी पुअर हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है कि सामूहिक रूप से प्रयास करना है और सामूहिक रूप से जो भी प्रॉफिट है, जो भी इंटरप्राइज से इनकम आ रहा है, जो भी प्रोडक्शन है, उससे जो भी बेनिफिट होता है उसको सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इस प्रकार के एक आइडियोलॉजी है जो रसिया में, यहाँ पर मैंने आपको बताया टॉपिक में लिखा हुआ था, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। रसिया की चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग, फ्रांस की भी चर्चा किया हम लोगों ने, क्योंकि फ्रांस और रसिया जो भी है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो इन सभी चीज़ों में आप लोगों ने देखा एक जो कॉमन सी बात थी वो ये था। फिर एक सबसे बड़ा नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर के 1883 तक का इनका टेन्योर इसमें दिखा रहा है। फ्रेडरिक एंजल्स, इन लोगों ने अब इस आइडिया में और कुछ इन्हांस किया, अपना ऐड किया, और ये फिर बताते हैं फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। Karl Marx argued that industrial society was capitalist. Capitalist owned the capital invested in factory. इन्होंने क्या कहा कि जो भी पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने कैपिटल मतलब रुपया, पैसा, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है फैक्ट्रियों में, उससे जो प्रॉफिट हुआ, उसका जो प्रॉफिट है, ऐसी बात नहीं कोई कैपिटलिस्ट ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसकी वजह से, उसकी कैपिटल इन्वेस्ट करने से फैक्ट्री रन किया, अच्छी बात है, लेकिन जो वर्कर है उन्होंने उसके यहाँ वर्क किया, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मजदूरी की, जिन्होंने मेहनत किया, उसका प्रोडक्शन है वो, उसके द्वारा वो प्रॉफिट या मुनाफा कमाया गया है। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। वर्कर्स की स्थिति तब तक अच्छी नहीं हो सकती है जब तक कि वो प्राइवेट जो भी बिजनेस क्लास है वो जो प्रॉफिट को एक जगह एक्यूमुलेट को मतलब संग्रहित करना, कलेक्ट करना कर लेते हैं। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा जो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट ये है, इन्होंने क्या बताया कि कैपिटलिज्म सोसाइटी के अंदर जो हावी था, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, उनको हटाना चाहिए और एक ऐसा सोसाइटी चेंज करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पर सभी प्रॉपर्टी जो है
समाज के लोगों को द्वारा कंट्रोल किया जाए। इसमें कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी पर्टिकुलर क्लास का वहाँ पर इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस नहीं हो। और आगे चल कर के यही हुआ रसिया के अंदर, और इसी सोसाइटी का नाम उन्होंने क्या बताया, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट क्या है, एक प्रकार की विचारधारा है जो सोसाइटी के अंदर बात करता है कि प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय पीपल दोज हु आर लिविंग इन सोसाइटी। So in this lecture we have discussed about Karl Marx, Friedrich Engels, rise of socialism in Europe and all these things. In later classes we will discuss about some more topics and more discussion will be there. Thank you very much.